Hello, my dear students, and welcome back to the channel. I know that I'm really late for a new video, and I have not been feeling well actually, and that's why I was unable to upload any video. I'm really sorry for that, but let's just start with our term 2, class 10th, which is going to be an exam uh, on March or April maybe, and it's subjective, my dear students. So you will have to write a lot. So if you can practice from now, then it will be better. So let's just start with the class 10th social science economics chapter 3rd, that is money and credit. And it's really एकदम लाइफ एक्सपीरियंस वाला है चैप्टर. मनी और क्रेडिट के बारे में सब जानते हैं. मनी मतलब पैसा और क्रेडिट मतलब लोन. ओके, सो इट्स दैट इजी. लेट्स बिगिन. ओके, so basically the first and the most important thing is over here, that is barter system. तो ये सिस्टम है ना, पुराने ज़माने में होता था कि आप अपनी एक चीज़ के ज़रिए आप अपनी एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ ले लें और अपनी एक चीज़ वो दूसरे को दे दें. यानी कि जैसे मैंने अपने फ्रेंड को एक पेन दिया और उसने मुझे उसका एक दूसरा पेन दिया. तो मेरा पेन मुझे पसंद नहीं आ रहा था, मुझे उसका पेन पसंद आया, तो मैंने बोला कि तुम मेरा ले ले, मैं तेरा ले लेती हूँ, ऐसे करके. ठीक है, तो इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम. अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर अदर गुड्स. और एक और चीज़ है इसमें, विदाउट द यूज़ ऑफ मनी. अब मैंने उसको पेन दिया और उसने मुझे पेन दिया, हो गया एक्सचेंज हो गया. लेकिन क्या मैंने मनी दिया? बिना पैसे के लिया ना मैंने, क्योंकि मैंने अपनी चीज़ उसे दे दी और उसने मुझे दे दी अपनी. तो विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर अदर गुड्स without the use of money is known as barter system. Okay, next one is over here, limitations of barter system. तो अब barter system कहाँ तक चल सकता है? देखो, lack of double coincidence of wants. अगर बार्टर सिस्टम सही से काम करता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स है. और अगर लैक है, उसमें लैक है उसका, ये इसमें कमी है कि डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि बार्टर सिस्टम काम नहीं कर रहा है. अब डबल कॉन्सिडेंस वॉन्ट्स क्या है? ओके, सो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स है कि ओके स्टूडेंट्स, सो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स है कि जो मुझे चीज़ देनी है, जो चीज़ मुझे बेचनी है, वही चीज़ उसे खरीदनी है. ठीक है, जो चीज़ मुझे देनी है वही चीज़ उसे खरीदनी है. इसे कहते हैं डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. गॉट इट? सो ये कॉन्सिडेंस हो जाता है कि उसे भी वही चीज़ चाहिए जो मुझे बेचनी है और मुझे भी वही चीज़ चाहिए जो उसे बेचनी है. ठीक है, जैसे मुझे चाहिए कुछ फ्लावर्स चाहिए, एक बुके. ठीक है, मुझे वो फ्लावर्स चाहिए और मेरे पास एक पॉट है, 2-3 पॉट है मेरे पास. तो उसे पॉट चाहिए थे, मुझे फ्लावर्स चाहिए थे. ठीक है, तो मैंने उसे पॉट दे दिया, उसने मुझे फ्लावर्स दे दिए. सिंपल. ओके, नेक्स्ट इज तो लिमिटेशंस हैं ये. अगर लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स होता है कि इसकी कमी होती है तो बार्टर सिस्टम काम नहीं कर रहा है. अब ये कब होगा, लैक कैसे होगा तब ऐसा कि आपने जैसे बुक में भी एक एग्जांपल दिया गया है कि जो एक शूज़ बेचने वाला है और एक वीट वाला है, गेहूँ वाला किसान है. उसे अपने वीट बेचने हैं और शूज़ चाहिए. अब उसे सारे शूज़ तो नहीं खरीदने, उसे केवल एक ही शूज़ चाहिए, एक पेयर ऑफ शूज़ चाहिए. लेकिन शूज़ वाले को पूरे गेहूँ चाहिए. अब अगर वो अपने सारे शूज़ उसे दे देगा और उसका गेहूँ ले लेगा, तब क्या होगा? पर उस किसान को सारे जूते नहीं चाहिए. ठीक है, गॉट इट? उसे सिर्फ एक पेयर ऑफ चाहिए और इसके बदले वो अपना सारे गेहूँ तो नहीं दे सकता है ना. गॉट इट? अब सारे जूते थोड़ी ना पहनेगा वो, एक ही पेयर ऑफ शूज़ चाहिए उसे. इसे कहते हैं डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. वैसा हो सकता है कि कोई गेहूँ बेचने निकला लेकिन उससे बाज़ार में कोई जूते वाला मिला नहीं जो उसे चाहिए था. तो इसे कहते हैं लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. नेक्स्ट इज डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरिंग वैल्यू. तो अब ये डिफ़िकल्टी ऐसे होगी कि जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा वीट है.
बहुत ज़्यादा वीट है, 2-3 बोरी 4-5 बोरी है। अब उसे आप रखोगे कहाँ बेचने के लिए? उसे कहते हैं स्टोरिंग वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफर्ड पेमेंट्स आर डिफ़िकल्ट, और अलग अलग पेमेंट्स है जो डिफ़िकल्ट हो जाती है। जैसे कि आपको बस एक पेयर ऑफ शूज़ चाहिए, तो क्या ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप अपने सारे गेहूँ से दे दो, सारी बोरियाँ उसे दे दो अपनी गेहूँ की, है ना। आपको एक ही शूज़ चाहिए तो आप उतना ही हिसाब का दोगे। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या है, आपको जितना बेचना है वही और उसे ही उतना ख़रीदना है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप सारे जूते बेच दो और उसके सारे गेहूँ ले लो, नहीं ना, इसलिए अलग अलग पेमेंट हो जाती है फिर उसकी। इसलिए मनी बना है, मनी के हिसाब से आप दे सकते हो, ठीक है। मनी सिर्फ एक ज़रिया है। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट इज सम गुड्स आर इनडिविजिबल, और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसे डिवाइड नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट इज मनी। सो मनी, anything which is used as a medium of exchange, store of value and standard of deferred payments is called money. तो मनी क्या है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, देखो। मनी इज़ यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये एक मीडियम है एक्सचेंज करने का। यानी कि जैसे बार्टर सिस्टम में होता था कि जो उसे चाहिए वही मुझे चाहिए, और जो मुझे बेचना है वो उसे ख़रीदना है, ठीक है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब क्या है, अगर मुझे एक टॉफ़ी चाहिए तो मुझे उसके लिए पैसे देने होंगे। वैसा तो है नहीं कि मुझे एक टॉफ़ी चाहिए तो मैं उसे कुछ दूंगी, कुछ नहीं। अब मैं यहाँ पे मनी दूंगी, कोई और चीज़ नहीं दूंगी, मनी दूंगी। मनी से इससे वो भी एक्सेप्ट करेगा और मैं भी अपनी चीज़ ले पाऊँगी, ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू, उसकी वैल्यू भी स्टोर हो सकती है। और स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, एक स्टैंडर्ड है डिफर्ड पेमेंट्स का, यानी कि अगर एक टॉफ़ी आपको चाहिए तो आपको सिर्फ 1 ही रुपया देना है, ठीक है। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, इज कॉल्ड मनी। ओके, नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ मनी। मनी है क्या, क्या फंक्शन है मनी का, मनी किस लिए काम आती है और ज़रूरी क्यों है। ये सिर्फ एक मीडियम है एक्सचेंज का। जैसे कि अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो आपको मनी देनी है, पहले तो हमें दूसरा सामान देना था, लेकिन इससे प्रॉब्लम होती थी कि आपको एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम होती थी कि आपको वो चाहिए या नहीं। नेक्स्ट स्टोर ऑफ वैल्यू, कि आप मनी की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं अपने बैंक में वगैरह में, अपने पास रख सकते हैं कुछ मनी तो, और बाकी आप अगर ज़्यादा है तो देन यू हैव टू स्टोर इट इन द बैंक, आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा बैंक, ठीक है। और अगर आप नहीं कराते हैं तो इसका मतलब क्या है, इट्स अ ब्लैक मनी। नेक्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, इसका मतलब ऐसा है कि अब मैंने आपको बताया जैसे कि एक स्टैंडर्ड बन गया है अलग अलग पेमेंट्स का। एक स्टैंडर्ड ऐसे है कि अगर मुझे 1000 रुपये देने हैं और मुझे कोई शर्ट ख़रीदनी है तो मैं उसके 1000 ही दूँ, ज़्यादा नहीं दूँ, है ना। अब बार्टर सिस्टम में क्या होता था, अगर मुझे एक शर्ट ख़रीदनी है तो मुझे 2-3 कपड़े, यानी कि कुछ ज़्यादा ही महंगा, मेरे पास कोई महंगा कपड़ा है और मुझे एक शर्ट ख़रीदनी थी, लेकिन मेरे कपड़ा जो है, मेरे पास जो कपड़ा है जो मुझे शर्ट के बदले ख़रीदना है वो ज़्यादा महंगा है और वो ज़्यादा कीमती है, और जो शर्ट है वो थोड़ी पुरानी सी है ऐसी, लेकिन मुझे वो शर्ट ही पसंद आई इसलिए मुझे वही ख़रीदनी है। अब मेरे पास जो कपड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू का है, तो इसलिए डिफ़र्ड पेमेंट्स हो जाती है। बार्टर सिस्टम में ऐसा ही होता है कि अगर मेरी चीज़ कोई महंगी है मुझे वही देनी पड़ेगी, और अगर मुझे कुछ ख़रीदना है तो चाहे वो उसकी वैल्यू कम ही क्यों ना हो, लेकिन मनी में ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओल्ड फॉर्म्स ऑफ मनी, ये पुराने तरीके के होते थे, जैसे कॉइन्स पे ये प्रिंट करवा के ये वो, ठीक है। और पुराने ज़माने में क्या होता था कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप अपनी गाय भी बेच सकते हैं, इसलिए भी यूज़ कर लेते थे, ठीक है। सिक्के या हीरे जवाहरात जो भी थे, सोने के, अभी भी होता है वो तो सोने का, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। अब मॉडर्न ज़माना क्या है, मॉडर्न ज़माने में आपका अलग हो जाता है सब कुछ। तो क्या है, बैंक में सबसे पहली चीज़ आती है चेक, और बैंक में आप अपने पैसे डिपॉजिट करा सकते हैं, नोट्स, कॉइन्स, ये सब इसमें आता है, ठीक है। तो मॉडर्न फॉर्म से आता है बैंक में डिपॉजिट्स, आपके पैसे, नोट, कॉइन्स, ओके। नेक्स्ट इज चेक। चेक आप जानते हैं, ये दे रखा है यहाँ पे, जिससे आप अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं या फिर किसी और को दिलाने के लिए उसे चेक दे सकते हैं साइन करके, ठीक है।
नेक्स्ट इज ये बैंक है, यहाँ पे ये है बैंक, और ये वीज़ा है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह में ये मास्टर कार्ड है, जिससे आप किसी भी जहाँ पर ये चलता है, अब तो हर जगह पे वो गूगल पे चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही कार्ड्स का ज़माना है, अभी एक कॉइन्स वगैरह नहीं चलते जैसे पुराने ज़माने में प्रिंट किए हुए चलते थे, राजाओं की फ़ोटो वगैरह लगा के। और अगला है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इनको प्रिंट करने का काम, यानी कि नोट्स जो बनाता है वो कौन है, ठीक है, वो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। बट जो एक नोट, 1 रुपये का नोट है और 1 रुपये का कॉइन है, जो उसे चाइल्ड बैंक ऑफ इंडिया बनाता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना बस। नेक्स्ट है डिमांड डिपॉजिट्स अनदर फॉर्म ऑफ मनी। डिमांड डिपॉजिट भी एक फॉर्म है मनी का, जिसमें क्या होता है, तो डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, जो पैसे आपने डिपॉजिट कराए हैं उसे आप कभी भी विड्रॉ करा सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं जब भी आपको चाहिए, बिना किसी इंस्टेंट नोटिस के, ठीक है, बिना ज़्यादा नोटिस वगैरह दिए बताए, ठीक है। तो क्योंकि आपको आपका बैंक अकाउंट है, तो आप उसमें से जो भी आपने डिपॉजिट कराया है उसमें अगर आपको विड्रॉ करने हैं पैसे, फंड, अपना फंड, तो आप निकलवा सकते हैं, ठीक है। ये एक अनदर फॉर्म ऑफ मनी है। नेक्स्ट इज बैंक्स लोन एक्टिविटी। अब बैंक लोन की एक्टिविटी ऐसी है कि उसमें काफ़ी कम इंटरेस्ट पे, एट लो इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाता है, ठीक है, जितने भी टर्म के लिए चाहिए, कि आपको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, कोलैटरल। कोलैटरल सिक्योरिटी जो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है कि अगर आपने 5 लाख का लोन लिया है तो आपको कोई ना कोई चीज़ सिक्योरिटी के लिए रखनी पड़ेगी, कि क्या पता आप जितना टाइम आपको, अगर आपको 3 साल दिए और 3 साल से ज़्यादा हो गया है और आपने लोन भरा नहीं है इंटरेस्ट के साथ, तो क्या होगा, जो भी चीज़ आपने सिक्योरिटी पे रखी है वो चीज़ बैंक अपने नाम कर लेगा और उसे बेच कर कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है। तो अगर अगर आप सोचते हैं कि आप सिक्योरिटी पे कुछ रखेंगे नहीं और लोन ले लेंगे और भाग जाएंगे, नहीं, बैंक तो बिना सिक्योरिटी के लोन देगा ही नहीं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो बैंक लोन देगा ही नहीं, ओके। नेक्स्ट है कैश रिजर्व। जो कैश रिजर्व रखते हैं आप, पैसे वगैरह रिजर्व रखते हैं, वो सब बैंक में होता है, डिपॉजिट कराते हैं। नेक्स्ट इज क्रेडिट, जिसे लोन कहते हैं, क्रेडिट दूसरा नाम है इसका, ठीक है। इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। क्रेडिट क्या है, एक लोन होता क्या है, आप पैसे लेते हैं, ठीक है, एक एग्रीमेंट की तरह होता है जिसमें आप लेंडर से, लेंडर कोई भी हो सकता है, फॉर्मल इनफॉर्मल हम देखेंगे अभी, फॉर्मल में आते हैं बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, और ये इनफॉर्मल में आते हैं, जैसे रूरल एरिया में ज़्यादा होता है, रूरल में। और पुअर पीपल जो होते हैं, पुअर फैमिली वाले होते हैं, हाउस होल्ड्स वाले, वो ज़्यादा लोग इनफॉर्मल से लेते हैं, बिकॉज दे आर अनएजुकेटेड, ठीक है। और क्योंकि बैंक में काफ़ी ज़्यादा वो होता है, काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती है, ये वो सिक्योरिटी पे रखा जाता है चीज़ें, ठीक है, कोलैटरल सिक्योरिटी होती है, बट इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता, और इसलिए रूरल वाले लोग उसमें फंस जाते हैं, ओके। नेक्स्ट इज, हाँ, तो जो लेंडर होता है, मनी लेंडर, यहाँ पे लेंडर कोई भी हो सकता है, बैंक या फिर मनी लेंडर या फिर ट्रेडर, कोई भी गांव का कोई भी, ठीक है। तो लोन क्या होता है, वो एक एग्रीमेंट की तरह होता है, जो जिसमें लेंडर जो होता है वो सप्लाई करता है बोरोवर को, ठीक है, सप्लाई करता है बोरोवर को, लेने वाले को, या तो मनी से, गुड्स से, सर्विसेज से, और उसके रिटर्न में उसे क्या चाहिए, क्या वो फ्री में दे रहे हैं ऐसे ही कि ले लो पैसे ले लो, नहीं, प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि वो प्रॉमिस करे, इस एग्रीमेंट में ऐसा होता है कि प्रॉमिस करे कि फ्यूचर में, यानी कि जितना टाइम उसे दिया गया, 3 साल, 2 साल, 5 साल, उसमें उसे पेमेंट करनी है वापस, वो सब विद इंटरेस्ट, और वो कम ज़्यादा है वो फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, ओके। नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक से जब आप लोन या क्रेडिट लेते हैं, ओके, सो कोलैटरल सिक्योरिटी होती है उसमें, ये सब आपको करना पड़ता है, ये बैंक्स में होता है, ठीक है। इनफॉर्म में ऐसा कुछ भी नहीं। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड्स, टर्म्स ऑफ लोन, मोड ऑफ रीपेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ओवर हियर, दैट इज़ दिस। ओके, तो कोलैटरल सिक्योरिटी, जैसे मैंने बताया कि सिक्योरिटी पे रख लेते हैं आपकी चीज़ें। जैसे अगर आपने 5 लाख का लोन लिया है घर बनाने के लिए, तो आपको सिक्योरिटी पे अपनी कार या वॉट एवर यू हैव, उसके हिसाब से आपको सिक्योरिटी पे रखना पड़ेगा कि जब टाइम के बाद अगर आप लोन पे नहीं कर रहे हैं, वापस उन्हें इंटरेस्ट के साथ पे नहीं कर रहे हैं, वापस उन्हें रिटर्न में 3 साल 5 साल बाद जो आपको टाइम दिया गया था, तो वो क्या करते हैं बैंक वाले, आपकी कार जो भी अपनी सिक्योरिटी पे रखा था, आपका घर भी हो सकता है वो, ठीक है, वो ले जाते हैं, उसे बेच देते हैं, जो भी करते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट उसके पास रख लेते हैं, ठीक है। तो वो उनके नाम हो जाता है, आपको कुछ नहीं होता फिर उसमें। तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम भी है, कोलैटरल सिक्योरिटी पे रखना पड़ता है आपकी चीज़ें। लेकिन अगर आप पे कर देते तो इससे कोई मतलब नहीं, बस आपकी सिक्योरिटी पे रखा गया था और आपने पहले पे कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड्स। कुछ डॉक्यूमेंट्स होती है जैसे आपकी सैलरी, कि क्या आप कुछ अर्न करते भी हैं कि नहीं, इधर से उधर ऐसे ही घूमते हैं, मतलब कहीं आपकी जॉब है कि नहीं, कि सिक्योरिटी है कि नहीं आपकी जॉब की, ठीक है। अगर आपकी जॉब चली गई तो आप पैसे पे कैसे करेंगे, इसलिए वो देते नहीं हैं। इसलिए वो कुछ डॉक्यूमेंट्स करवाते हैं और एग्रीमेंट भी करवाते हैं कि मैं इतने साल में पे कर दूंगा और मैंने इतने पैसे लिए हैं, अब मेरी कोलैटरल सिक्योरिटी ये है, मैं ये दे रहा हूँ सिक्योरिटी पे, कि अगर मेरा इफ़ आई एम अनेबल टू पे द लोन देन ये मेरी कोलैटरल सिक्योरिटी, यू कैन टेक इट। तो ऐसे करके वो डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी होता है उसके लिए, ठीक है, वो ऐसे करवाते हैं एग्रीमेंट। नेक्स्ट इज टर्म्स ऑफ लोन। लोन के कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे इस साल में इतने साल में आप दे देंगे, ठीक है, ठीक है। टर्म ऑफ लोन, यहाँ पे टर्म मतलब है साल और टाइम, जो टाइम है लोन का, जैसे 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में, कितना भी आप टाइम ले सकते हैं उसके हिसाब से। नेक्स्ट इज मोड ऑफ रीपेमेंट। मोड ऑफ रीपेमेंट आप कैसे करेंगे, या तो अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप जैसे आप या तो पैसे करवा सकते हैं वहाँ से, या फिर आप कुछ बेच सकते हैं अपना, ठीक है, या फिर आप अपनी कार वापस करवा सकते हैं, ठीक है। कोलैटरल सिक्योरिटी पे जो है, अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो यही होगा, वो आपकी चीज़ें उठा कर ले जाएंगे, फाइन। मोड ऑफ रीपेमेंट है ये। नेक्स्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस इंटरेस्ट पे वो देंगे, वो बैंक्स में काफ़ी कम लोन होता है, जबकि इनफॉर्मल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट पे ले लेते हैं, क्योंकि उनका कोई वो ही नहीं है गवर्नमेंट का, और बैंक्स पे गवर्नमेंट का है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है बैंक्स में। नेक्स्ट वी हैव इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट फॉर फार्मर्स इन रूरल एरियाज। सो अब पहली चीज़ तो ये आती है कि फार्मर्स को क्रेडिट की ज़रूरत क्या है। देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो फार्मर्स और रूरल एरिया वालों को ही है, ओके, क्योंकि उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इम्पॉर्टेंस क्या है क्रेडिट की उनके लिए, फार्मर्स नीड क्रेडिट टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इक्विपमेंट्स एंड ऑल। अब वो फार्मिंग करते हैं तो उन्हें चाहिए चीज़ें, जैसे फार्मिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो पहले तो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज, सीड्स अपने उसमें लगाने के लिए। तो अगर उनके पास पैसे नहीं है तो वो क्या करेंगे, और जो भी चीज़ मशीनरी चाहिए होती है उन्हें अपने फार्म में करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, तो इनके लिए उन्हें क्रेडिट चाहिए होता है। अगर उनके पास पैसे हैं तब तो नहीं चाहिए, और अगर पैसे नहीं हैं तो क्या होगा। There is a minimum period of 3 to 4 months between the time when the farmers buy these inputs and when they sell the crop. तो क्या होता है, यहाँ पे एक मिनिमम पीरियड होता है, थोड़ा सा टाइम होता है ऑफ 3 से 4 महीने का, जब फार्मर्स क्या है वो ख़रीदते हैं चीज़ें, ठीक है। और अभी यहाँ पे एक टाइम होता है 3 से 4 महीने का, तो उसके बीच में फार्मर्स चीज़ें ख़रीदते हैं और फिर जब उनकी क्रॉप तैयार हो जाती है तो उसे बेच देते हैं, और इसी तरीके से वो लोन भी पे कर देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्या पता उनकी क्रॉप कुछ नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से ख़राब हो जाती है, तब वो क्या करेंगे, व्हाट विल हैपन टू देम। क्या होता है, कुछ सरकारें क्या होती हैं वो वादा करती हैं और कुछ पूरे भी करती हैं, एंड दे से लाइक डैट कि हम लोन माफ़ कर देंगे, ओके, लोन माफ़ कर देते कुछ किसानों का, और अगर जो नहीं कर पाते हैं उसकी वजह से क्या होता है, और जिनका लोन पे नहीं होता उनका घर बार सब कुछ बिक जाता है लोन की वजह से, जिसलिए उन्होंने ख़रीदा था वो अपनी ज़मीन तक बेच देते हैं जिसके लिए उन्होंने लोन ख़रीदा था, ठीक है। तो जब वो सब कुछ बेच देते हैं और तब भी वो लोन पे नहीं कर पाते हैं, तब एक लास्ट ऑप्शन बचता है, डैट इज़ सुसाइड।
और इसलिए फार्मर्स में सुसाइड होता है क्योंकि वो लोन पे नहीं कर पाते हैं, उनकी क्रॉप बर्बाद हो जाती है, सब कुछ। मतलब ऐसा होता है ना कि आप इस उम्मीद से लोन लेते हैं कि बाद में आपकी क्रॉप उगेगी, आप उससे पैसा पे कर देंगे, लोन पे कर देंगे। बट अगर ऐसा नहीं होता है देन इट बिकम्स रियली हार्ड टू सर्वाइव। Okay, next is farmers usually take crop loans to the beginning of the season and repay the loan after the harvest. तो क्या होता है, फार्मर्स यूजुअली क्या करते हैं, क्रॉप लोन लेते हैं बिगनिंग में, स्टार्टिंग में सीज़न के, जब उन्हें उगाना होता है अपनी फसल, और रीपे कर देते हैं लोन को हार्वेस्ट के बाद। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। सो अब फॉर्मल सोर्स क्या है, मैंने आपको बताया। इनफॉर्मल, फॉर्मल तो टाइप होते हैं, सोर्सेज होते हैं क्रेडिट के लेने के, लोन लेने के। सबसे फॉर्मल जो सबसे अच्छा है, सबसे सही तरीका है, वो ये है कॉमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, आपके वहाँ के स्टेट के, वहाँ के एरिया के, या फिर कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, बैंक्स होते हैं। ठीक है, ये होते हैं फॉर्मल सेक्टर में आते हैं क्रेडिट के। ठीक है, नेक्स्ट होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ, मैंने आपको बताया आरबीआई जो होता है वो तो पहले तो नोट प्रिंट करता है और उसके बाद वो उसे भी और भी काम होते हैं, जैसे सुपरवाइज करता है वो फंक्शनिंग फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। लेकिन इनफॉर्मल में कोई सुपरवाइज नहीं करता, कोई गवर्नमेंट देखती तक नहीं है। इसलिए इनफॉर्मल को सही नहीं माना जाता, क्योंकि आरबीआई उस पर नज़र रख रही है, बैंक्स के, उनके फॉर्मल सोर्सेज पे। ठीक है, दे कलेक्ट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इन पे क्या होता है, इंटरेस्ट का रेट भी कम होता है, ब्याज कम होता है, कम लिया जाता है। ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल में बहुत ज़्यादा ब्याज लिया जाता है, वो अपने हिसाब से लगाते रहते हैं, गवर्नमेंट का कोई काम नहीं उसमें। ठीक है, दे फॉलो, नेक्स्ट दे कलेक्ट हो गया, दे फॉलो सम वेल डिफाइंड रूल्स एंड प्रोसीजर्स। तो उनके कुछ रूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट खुद तैयार करती है, और वो मतलब उन्हें फॉलो किया जाता है, लेकिन उसमें कोई रूल नहीं होता इनफॉर्मल में। तो ये बिल्कुल सही है कि इसमें कुछ वेल डिफाइंड रूल्स होते हैं और प्रोसीजर होता है, फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं, बट इट्स द बेस्ट सोर्स ऑफ क्रेडिट एक्चुअली, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होती है इनफॉर्मल में। तो इनफॉर्मल में आते हैं बड़े बड़े ज़मींदार, मनी लैंडर्स। ठीक है, ट्रेडर्स, व्यापारी, सेठ, ये सब एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स भी। ठीक है, तो अब उन पे आप अपने रिलेटिव से मांग सकते हैं, लेकिन वही है कि वो भी अपना वो लगाते हैं ना। नेक्स्ट इज, सो देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच, तो ये सारे एग्जाम्पल्स स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ देम। ओके, देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच supervises the credit activities of lenders in the informal sector. सो यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जो सुपरवाइज करता है क्रेडिट को, जो लोन लिया जा रहा है उसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे उसमें आरबीआई करता है ना आरबीआई, तो इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जो कोई सुपरवाइज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज दे कलेक्ट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब वहाँ पे लो था, यहाँ पे हाई रेट है, क्योंकि वो अपने हिसाब से करते हैं, उनका तो एक वो होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, वो अपने अपने हिसाब से लगा लेते हैं ये, तो वो ज़्यादा कर लेते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी करता है इंसान। दे डू नॉट फॉलो एनी रूल्स और प्रोसीजर, कोई रूल नहीं, कोई प्रोसीजर, कोई फॉर्मेलिटी, बस पैसे ले जाओ और टाइम पर दो, नहीं तो उसका वही हाल है। सिक्योरिटी पे कुछ नहीं रखते, लेकिन जब टाइम आता है पैसे देने का तो कुछ भी ले लेते हैं बताए बिनाए। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में क्या होता है, रूरल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रूरल एरिया में क्या क्या है, सबसे पहले आता है मनी लैंडर्स। सबसे ज़्यादा मनी लैंडर से लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि लोग अनएजुकेटेड होते हैं, उन्हें विश्वास नहीं होता बैंक्स वगैरह पे। ठीक है, उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि वहाँ पर थोड़ा कम रेट मिलता है, और उसे ठीक से थोड़ी हेजिटेशन होती है लोगों को, गाँव के लोगों को, कि बैंक में जाके लोन मांगे ये वो, है ना। लेकिन अब तो काफ़ी लोग, गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, एंड दे आर गोइंग देयर एज वेल। तो लेकिन अभी जैसे रेट ये 2013 का है, तो मनी लेंडर्स जो है वो 30% जो है वो मनी लेंडर से लिया जा रहा है क्रेडिट, गाँव में, रूरल एरियाज़ में। ओके, तो नेक्स्ट इज अदर इनफॉर्मल सोर्सेज हैं, वो ये हैं कि, और अभी इनका बारे में पता नहीं है, कुछ इनफॉर्मल सोर्सेज हैं, वो क्या है ये तो पता नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो 27% है, ठीक है, वो वहाँ से लिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज बैंक्स, बैंक से 52% लिया जा रहा है, ठीक है। अभी लोग काफ़ी जागरूक हो रहे हैं, दैट्स वाई। नेक्स्ट इज क्रेडिट इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में पुअर टेक्स, अब यहाँ पे पुअर रिच और वहाँ पे देखो रूरल एरिया में तो सारे पुअर होते हैं, मतलब ईयर भी इतने भी पुअर नहीं, लेकिन मिडिल क्लास वाले लोग ही होते हैं। लेकिन अर्बन में क्या है, रिच भी हैं और बहुत पुअर भी हैं। सो पुअर क्या होता है, वो 85% क्रेडिट लेता है इनफॉर्मल सोर्सेज से, ठीक है, और ओनली 18% ऑफ फ्रॉम बैंक्स, 18% बैंक से लेता है। यहाँ पे पुअर की बात कर रहे हैं तो वो 85% क्रेडिट लेता है बैंक से, सॉरी 85 लेता है इनफॉर्मल सोर्सेज, बताया मैंने आपको, उनसे। नेक्स्ट इज पुअर लेता है इनसे 18% बैंक से, ठीक है। पुअर 18% बैंक से लेता है, 85% लेता है इनफॉर्मल सोर्सेज यानी कि ट्रेडर वगैरह, मनी लेंडर्स एंड ऑल। और रिच की बात करें तो टेक्स मोर देन 90%, यानी कि ये लोन से लेता है, बैंक से ही लेता है, फॉर्मल सोर्सेज से, ठीक है। लोन तो 90% ही लेता है, ठीक है। और इसका इनफॉर्मल से कोई मतलब नहीं रिच का तो। और सो फॉर्मल सोर्सेज मोस्टली सर्व द रिच पीपल। तो फॉर्मल सोर्सेज क्या होता है, वो किसको सर्व करते हैं ज़्यादातर, रिच लोग, ठीक है, बिकॉज दे आर एजुकेटेड, उन्हें पता होता है कि लोन कैसे लेना है और कम ब्याज पे वो देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वाई आर द बैंक्स नॉट एडवांसिंग लोन्स टू द पुअर पीपल। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्यों रिच को ही क्यों मिलता है बैंक से लोन अच्छी तरह, क्यों वो ही क्यों लेते हैं, क्यों पुअर लोगों के लिए क्यों नहीं है। सो सबसे पहली चीज़ तो यही है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि कोलेट्रल सिक्योरिटी। सो पुअर पीपल डू नॉट हैव एनीथिंग टू ऑफर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, ओके। सो पुअर लोगों का यही है कि उनके पास कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी रखने के लिए नहीं है, ओके। सो कोलेट्रल सिक्योरिटी की वजह से कि उनके पास कुछ गिरवी रखने को होता ही नहीं है, कुछ भी गिरवी रखने को नहीं होता है, दैट्स वाई उन्हें लोन देते ही नहीं है बैंक। अब उनके पास कुछ कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं होगी तो फिर वो कैसे, तो जब उनके पास कुछ गिरवी रखने को नहीं है तो बैंक उन्हें किस बदौलत पे देगा लोन, ठीक है। अगर वो पे नहीं कर पाए तो क्या करेगा, वो क्या ले लेगा उससे, क्या वापस ले सकता है, नहीं ना। दैट्स वाई वो पुअर लोगों को नहीं देते हैं। यही आपके एक क्वेश्चन का आंसर है। अगली चीज़ है कि बैंक्स आर नॉट अवेलेबल इन मैनी रूरल एरियाज़। कुछ रूरल एरियाज़ में तो बैंक है ही नहीं, ठीक है, सारे तो फॉर्मल ये अर्बन एरियाज़ में है काफ़ी सारे, और कुछ रूरल एरिया कुछ ज़्यादा पिछड़े हैं, वहाँ पे बैंक्स वगैरह है नहीं, ठीक है। सो बैंक्स डू नॉट कंसिडर द पुअर पीपल एज क्रेडिट वर्दी। अब कुछ बैंक्स के ऐसे होते हैं, कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो पुअर लोगों को वो ऐसे समझते हैं कि उन्हें क्रेडिट लेने की उनकी हैसियत नहीं है, उनका कोई वो योग्य नहीं है क्रेडिट लेने के, लोन लेने के, पैसे पे कैसे करेंगे, वो यही सोच के उन्हें नहीं देते हैं, उन्हें क्रेडिट नहीं देते। सो पुअर एंड इग्नोरेंट पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस द नीडेड डॉक्यूमेंट्स। और पुअर और इग्नोरेंट पीपल जो होते हैं, एंड ये गरीब रूरल एरियाज़ वाले जिनको जो इनफॉर्मल से ले लेते हैं फॉर्मल को छोड़कर, क्योंकि एक तो अनएजुकेटेड होते हैं और वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए कि ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनकी कोलेट्रल सिक्योरिटी कहाँ से लाई, ओके, दैट्स वाई। नेक्स्ट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ SHG ग्रुप्स। सो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिससे बोलने से पता लग रहा है कि इसमें हेल्प करते हैं ग्रुप वालों की। तो SHG हैज़ 15 to 20 मेम्बर्स। तो उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 15 to 20 मेंबर्स होते हैं, मोस्टली वुमेन, ज़्यादातर वुमेन्स होती हैं जो अपना ग्रुप बना लेती हैं और आस पड़ोस की होते हैं, ठीक है। और खुद क्या करती हैं आगे देखो, ईच मेंबर कंट्रीब्यूट सम मनी, और हर मेंबर 70 से 200 तक की मनी को डिपॉजिट कराता है हर मेंबर। तो ऐसे अगर हर कोई करेगा एक ग्रुप में, हर मेंबर अगर पैसे से डिपॉजिट करेगा तो काफ़ी पैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी अपनी मनी देके।
नेक्स्ट, मेंबर्स कैन गेट स्मॉल अमाउंट्स एज लोन्स फ्रॉम द बैंक, राइट। ठीक है, तो हर मेंबर जिसके कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, किसी की शादी है, किसी का वो है, तो वो लोन ले सकते हैं उसी ग्रुप से, उस एक मेंबर को लोन मिल जाएगा बाद में लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, और उसे बाद में पे कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज आफ्टर 2 years द ग्रुप कैन गेट लोन्स फ्रॉम द बैंक, और 2 साल बाद वो ग्रुप लोन ले सकता है बैंक से, ठीक है, क्योंकि उसके पास खूब पैसे हो जाएंगे उसके बाद, तो अब उनके पास कोलेटरल सिक्योरिटी रखने के लिए भी है होगा। जब तक SHG जो ये ग्रुप है वो अगर 2 साल तक चलता है तो उसके बाद उसे लोन मिल सकता है, ओके। सो नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ SHGs। अब इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या ज़रूरी है क्या ये SHGs? ओके स्टूडेंट्स, सो मेंबर्स कैन गेट लोन्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मेंबर्स जो हैं इस ग्रुप के वो लो रेट इंटरेस्ट के लो रेट पे ले सकते हैं, ठीक है, लोन ले सकते हैं लो रेट पे इंटरेस्ट पे, ठीक है, उनके ग्रुप के लोग होते हैं, ठीक है, मेंबर ले सकते हैं। द ग्रुप विल एनकरेज द मेंबर्स टू फाइंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ग्रुप है वो एनकरेज करेगा मैं अपने मेंबर्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो वो ग्रुप से पैसे लेकर, लोन लेकर, और कहीं नौकरी में लगा के, और उसे वो नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद वो लोन पे कर देगा बाद में, ठीक है, लो रेट पे देते हैं वैसे भी। नेक्स्ट इज members can discuss and act on many social issues like health, nutrition, domestic violence and all. तो अपने रूरल एरिया में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन पर भी वर्क कर सकते हैं वो। सोशल इश्यूज़ हैं जो हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह, तो ये रूरल एरिया वाले होते हैं, तो उनमें जो प्रॉब्लम होती है वो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं वो ग्रुप, ठीक है। और बैंक्स विल गिव लोन्स टू SHG विदाउट एनी कोलेट्रल। इसमें क्या होता है, SHG ग्रुप्स को क्या होता है, ये इंपॉर्टेंस एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि इनको लोन्स मिल जाता है बिना कोलेट्रल सिक्योरिटी के बैंक से, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंस देख लिया हमने, अब क्विक रिवाइव कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। सो मनी इज़ एनी गुड दैट इज़ वाइडली यूज्ड एंड एक्सेप्टेड इन ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब ये अलग अलग डेफिनेशन है जो लोगों ने दी है, बताते हैं अभी, देखो। तो मनी इज़ एनी गुड दैट इज़ वाइडली यूज्ड। मनी एक तरीके का गुड है, एक चीज़ है जिसे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और एक्सेप्ट किया जाता है हर ट्रांजैक्शन में, इन्वॉल्विंग द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कुछ भी गुड्स है, सर्विसेज है, उसे ट्रांजैक्शन में एक आदमी से दूसरे में, ठीक है। नेक्स्ट इज रॉबर्टसन ने जैसे बोला था, ये डेफिनेशन दी है सबने मनी की, तो क्या है, एनी कॉमोडिटी डेट फुलफिल्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट एंड ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड मनी। मनी क्या है, एक ऐसी कॉमोडिटी है डैट फुलफिल्स, जो आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करती है, फुलफिल करती है, और ऑक्यूपेशन देती है, दैट इज़ कॉल्ड मनी। और JDH कॉल ने कहा था, एनी गुड्स विच आर रियली एक्सेप्टेड टूवर्ड्स पेमेंट्स एंड क्रेडिट इज़ कॉल्ड मनी। और जो भी गुड्स है वो रेडिली एक्सेप्ट किए जाते हैं पेमेंट के हिसाब से, दैट इज़ मनी। सो दैट्स ऑल ही सैड, लाइक एनी गुड्स विच इज़ रेडिली एक्सेप्टेड, वो गुड जो किसी भी पेमेंट के हिसाब से और क्रेडिट के हिसाब से यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं मनी, ठीक। ये अलग अलग डेफिनेशंस है, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट देम एक्चुअली। नेक्स्ट इज दिस वन, Kent. Anything which is readily accepted an measure of value during transaction is called money. So जो भी readily accept किया जाता है तुरंत, ठीक है, एक तरीके से उसकी वैल्यू होती है ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन के टाइम पे, दैट इज़ कॉल्ड मनी। सिंपल, सब में एक ही बात कही है कि मनी जो है वो एक उसकी कोई वैल्यू है जो ट्रांजैक्शन में काम आती है, फाइन। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। जो दिस इज़ अ रिकैपिटुलेशन एंड दैट इज़ कुछ क्वेश्चंस है, इफ़ यू इट्स
if you can answer in the comment box. Okay, so what is money basically, what are its functions? These are really important questions. Okay, so I want you guys to answer it in the comment box. Okay, it's a riborate and CRR. Okay, इनफॉर्मल सोर्सेज क्या है, फॉर्मल सोर्सेज क्या है, मनी क्या है, ये सारे अब क्वेश्चंस इफ़ यू वांट यू कैन आंसर एनी ऑफ दैम. ओके, इससे क्या होगा, दूसरों को भी हेल्प होगी. फाइन, एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. बाय बाय.